हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदित्य सैफी उम्मीद करता हूं कि आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसका ये 7th पार्ट है। गाइस, अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है जिसमें अराउंड 30 रूल्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, तो आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप एकेडमिया क्लासेस के डेली करंट अफेयर्स और भारतीय संविधान की जो सीरीज है संविधान जानिए सीरीज, अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके गाइज, बगैर किसी देरी के हम आज का जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रूल हमारे सामने है 31, रूल नंबर 31। इसमें क्या है, कुछ शब्द दिए गए हैं, अगर उनका प्रयोग एज ए सब्जेक्ट होता है किसी भी वाक्य में तो कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, हम ये देखेंगे। यहाँ पर लिटिल है, अ लिटिल है, द लिटिल है, मच है, ये 4 शब्द है। अगर इनका प्रयोग यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पर किया जाएगा तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। बस ये बात याद रखनी है, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो, क्योंकि ये वो शब्द है जिनका एडजेक्टिव के तौर पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो वहां पर तो वर्ब की जरूरत ही नहीं होती है। ये जिस नाउन को मॉडिफाई करते होते हैं, जिसकी विशेषता बता रहे होते हैं, उससे पहले इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर एज ए सब्जेक्ट यूज्ड इन द सेंटेंस, देन व्हिच वर्ब वी हैव टू यूज, तो यहाँ पर कहा गया है कि सिंगुलर वर्ब का हमें प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, लिटिल इज नॉन अबाउट दिस मैन। अब यहाँ पर लिटिल सब्जेक्ट के स्थान पर आया है तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, जो कि हमने कर दिया है। लिटिल इज नॉन अबाउट दिस मैन मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो इस आदमी के बारे में जानते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो इस आदमी के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पर लिटिल एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किया गया है। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए, मच हैज बीन डन। अब यहाँ पर मच एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है। कैसे हुआ? सब्जेक्ट। अदरवाइज हम इसका प्रयोग एज एडजेक्टिव बहुत ज्यादा करते हैं। तो मच हैज बीन डन यानी कोई भी काम है, कोई भी चीज है, वो अक्सर हो गई है, उसका अक्सर हिस्सा हो गया है, बहुत ही कम हिस्सा है जो बाकी है। बाकी क्या हो चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है। तो ये रूल नंबर 31 था, जिसमें हमने देखा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच, अगर इनका प्रयोग एज अ सब्जेक्ट किया जाता है ऑफ द सेंटेंस, किसी भी वाक्य के सेंटेंस के तौर पर अगर इनका प्रयोग किया जाता है तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ओके गाइज, नेक्स्ट नोट देखते हैं हम। यूज ऑफ लिटिल, लिटिल का प्रयोग कैसे किया जाता है ये देख लेते हैं। नहीं के बराबर, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये नहीं के बराबर अर्थ देता है। किसका अर्थ देता है? नहीं के बराबर, मतलब इतना कम कि नहीं के बराबर। ओके, इसका प्रयोग क्वांटिटी मतलब मात्रा बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मतलब ऐसी संज्ञा जो गिनी नहीं जा सकती हो, और जो संज्ञाएं अनकाउंटेबल होती है उन्हें सिंगुलर माना जाता है। ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स आर सिंगुलर काउंटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश भाषा में अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उन्हें सिंगुलर ही माना जाता है, चाहे वो वाटर हो, ऑयल हो, कोई भी मेटल हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, किसी भी तरह का कोई अनकाउंटेबल नाउन हो उसे सिंगुलर ही काउंट किया जाता है, माना जाता है। ओके, जब ये इस तरीके से प्रयोग किया जाता है किसी भी नाउन से पहले और क्वांटिटी बताने के लिए, मात्रा बताने के लिए, तो ये फंक्शन कैसे करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। मतलब वहां पर ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा जहां पर ये नाउन से पहले प्रयोग किया जाएगा और उस नाउन की मात्रा का बोध कराएगा, वहां पर मात्रा के बारे में जानकारी देगा, तो उसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में माना जाता है। अभी अर्थ कैसा देता है सेंटेंस में? नेगेटिव अर्थ देता है, नेगेटिव मीनिंग देता है। ओके, कैसे? एग्जांपल में समझेंगे ये बात। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास नहीं के बराबर पैसा है। अब मेरे पास पैसा तो है लेकिन नहीं के बराबर है, तो ये जो शब्द है ना नहीं के बराबर, ये असल में नेगेशन रखता है अपने आप में कि इतना कम है कि नहीं के बराबर, इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि नेगेटिव मीनिंग देता है क्या? लिटिल। हम यहाँ पर देखिए, आई हैव लिटिल मनी, मनी क्या है? नाउन है। तो गाइस, हम देख रहे थे कि मेरे पास नहीं के बराबर पैसा है, तो इसमें जो नहीं के बराबर का जो अर्थ है वो असल में क्या है? नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। अब लिटिल देखिए, मनी क्या है? नाउन है जो कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, मतलब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव तो लिटिल है, लेकिन मनी देखिए आप यहाँ पर
नाउन है और अनकाउंटेबल है। मनी जो शब्द है, हम पैसे को तो गिन सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इस शब्द को क्या माना जाता है? अनकाउंटेबल नाउन ही माना जाता है, अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इसे हम इस शब्द को जिस तरीके से प्रयोग करते हैं उसे हम गिन नहीं सकते, इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। ओके गाइस, तो इसे हम सिंगुलर मानेंगे और इसी सिंगुलर अनकाउंटेबल ये हो गया। लेकिन यहाँ पर लिटिल का प्रयोग हुआ है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि लिटिल का अर्थ होता है नहीं के बराबर, क्वांटिटी मतलब मात्रा का बोध कराने के लिए, मात्रा का अर्थ बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहा किया जाता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। और जब इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है तो ये क्या कहलाता है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थ कैसा देता है वाक्य में? नेगेटिव मीनिंग। एग्जाम्पल क्या है? आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास नहीं के बराबर पैसा है। सेकंड नोट देखते हैं। नोट क्या है कि यूज ऑफ अ लिटिल का प्रयोग कैसे होगा और किस तरीके से इसका अर्थ निकलता है? कुछ, थोड़ा। ये ठीक उसी तरीके के कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से हमने फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू, द फ्यू में देखे हैं। लेकिन द वेरी लिटिल का प्रयोग इतना नहीं होता है जितना लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का होता है। ओके गाइस, वेरी लिटिल का प्रयोग होता ही नहीं है आई थिंक। इसका प्रयोग क्वांटिटी की मात्रा का बोध कराने के लिए होता है, सेम बात है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग होगा और जब इस तरीके से इसका प्रयोग होगा तो ये क्या कहलाएगा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग होगा। ओके, अर्थ कैसा देता है वाक्य में? पॉजिटिव मीनिंग देता है। किस तरीके से? क्योंकि लिटिल का थोड़ा सा ये अपोजिट हो सकता है। आप एग्जाम्पल से इस बात को समझिए। आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास कुछ धन है। तो हमने लास्ट एग्जाम्पल में क्या देखा? आई हैव लिटिल मनी मतलब मेरे पास धन तो है लेकिन नहीं के बराबर। यहाँ मेरे पास कुछ धन है, ये जो शब्द है वो पॉजिटिविटी पैदा कर रहा है कि हाँ कुछ तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। तो ये हमारा हो गया यूज ऑफ अ लिटिल, कुछ, थोड़ा। इसका अर्थ होता है और क्वांटिटी मात्रा बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले इसका प्रयोग होता है और जब इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है तो वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अर्थ कैसा देता है? सेंटेंस में पॉजिटिव अर्थ देता है, मीनिंग देता है। एग्जाम्पल आपके सामने, आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास कुछ धन है। ओके गाइज, नेक्स्ट नोट देखते हैं हम। यूज ऑफ द लिटिल। द लिटिल का प्रयोग कैसे होता है? पूरा का पूरा, सब का सब। मतलब जो चीज मौजूद है, जो चीज आपके पास है उसमें सब का सब, उसमें पूरा का पूरा। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी कम हो, लेकिन जो कुछ आपके पास है उसमें तो पूरा का पूरा, उसका सब का सब। तो इसका प्रयोग देख लीजिए। क्वांटिटी मात्रा का बोध कराने के लिए, मतलब मात्रा बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले। और जब किया जाता है तो क्या कहलाता है वो? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ओके, अर्थ कैसा देता है? पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग देता है। एग्जाम्पल क्या है? आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, यानी मैंने सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए जो मेरे पास थे। अब जो मेरे पास थे वो जरूरी नहीं बहुत सारे थे, लेकिन जितने भी थे वो सारे के सारे। तो यहाँ पर पूरा का पूरा, सबका सब का अर्थ यहाँ पर द लिटिल के साथ आया है। आई हैव स्पेंड आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी, मैंने पूरे के पूरे पैसे खर्च कर दिए जो मेरे पास थे। ओके गाइस, अगला रूल देखते हैं हम अब। रूल नंबर 32 देखते हैं। रूल नंबर 32 क्या है? देयर का प्रयोग जब वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पर हो तो आप कौन से वर्ब का प्रयोग करेंगे? ओके, सवाल ये है। इट इज यूज्ड एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ओके, इसका प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है। एक फैक्ट ये है, देयर के बाद नाउन प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ओके, जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया जा रहा है उसी को सामने रखते हुए हम आगे एग्जांपल देखेंगे कि नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग होता है जब ये एज ए सब्जेक्ट इसका इस्तेमाल होता है, तब की बात कही जा रही है। नाउन और प्रोनाउन के बाद नंबर एंड पर्सन के मुताबिक देयर के बाद वर्ब का प्रयोग होता है। कहा जा रहा है कि देयर के बाद नाउन और प्रोनाउन होते हैं तो उनका जो नंबर और पर्सन होगा, मतलब वो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे या फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में से कोई से भी नाउन या प्रोनाउन होंगे, तो उन्हीं के मुताबिक हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, देखते हैं देयर के बाद वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जांपल देखिए, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, यानी आप ये यहाँ पर देखिए देयर का प्रयोग किया गया एज अ सब्जेक्ट। अब यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया, क्यों? क्योंकि अ पेन आया है और अ पेन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब सिंगुलर नाउन है। तो अ पेन सिंगुलर नाउन है तो हमने इसका प्रयोग कर दिया जो कि सिंगुलर वर्ब है। ओके, अगला वाक्य देखिए,
देयर आर 5 पेन्स ऑन द टेबल, यानी 5 पेन्स, यहाँ 5 पेन्स का प्रयोग किया गया देयर के बाद, जो कि क्या है, प्लूरल नाउन है। क्या है, प्लूरल नाउन है, एक वचन नहीं है बल्कि बहुवचन है, इसलिए हमने यहाँ पर आर का प्रयोग किया है, जो कि क्या है, प्लूरल वर्ब है। ओके, देयर इज नथिंग फॉर मी, अब नथिंग का प्रयोग हुआ है। नथिंग क्या है, नथिंग नाउन भी है और एडवर्ब के तौर पर भी प्रयोग की जाती है, लेकिन नथिंग यहाँ पे नाउन है और यहाँ किस तरीके से, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है, एक वचन माना जाता है इसे एज ए नाउन, तो यहाँ पर हमने इसका प्रयोग किया गया, इसका प्रयोग किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है इज। देयर इज नथिंग फॉर मी, देयर आर 5 पेन्स ऑन द टेबल, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। तीनों वाक्यों में कॉमन थिंग क्या है कि जो देयर के बाद नाउन का प्रयोग किया गया है, तो उन्हीं के मुताबिक हमने वर्ब का प्रयोग किया है। अ पेन सिंगुलर नाउन था, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया। 5 पेन्स प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने आर का प्रयोग किया। नथिंग सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया है। ओके गाइज, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अब हम। नोट, देयर के बाद प्रयोग प्लूरल नाउन से सर्टेन यूनिट्स का बोध होता है, तो देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ओके, क्या नोट लिखा गया है कि देयर के बाद प्रयोग प्लूरल नाउन से, अगर देयर के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है और उससे सर्टेन यूनिट्स का बोध होता है, एक जो खास निश्चित मात्रा में जो यूनिट्स है उसका बोध होता है, तो देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कैसे, एग्जांपल से समझिए। सर्टेन यूनिट से मुराद क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये देखिए, सर्टेन अमाउंट होगा, कोई सर्टेन डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, सर्टेन वेट, कोई वजन होगा, सर्टेन पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड होगा, या सर्टेन हाइट होगी। तो एग्जांपल से देखिए, देयर इज ओनली अनदर 50 किलोमीटर्स टू गो, यानी कि अब सिर्फ यहाँ से 50 किलोमीटर और चलना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया सर्टेन यूनिट्स में सर्टेन डिस्टेंस भी आता है, तो ये सर्टेन डिस्टेंस है, फिक्स एक निश्चित बताया गया है कि 50 किलोमीटर्स, तो इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया है, इसका प्रयोग किया है। देयर इज ओनली अनदर 50 किलोमीटर्स टू गो, और यहाँ पर देयर का प्रयोग एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हुआ है, और 50 किलोमीटर जो कि क्या है, सर्टेन डिस्टेंस है। क्या है, सर्टेन डिस्टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, क्योंकि यही बात हमें यहाँ पर बताई गई है कि अगर देयर के बाद प्रयोग प्लूरल नाउन से, देयर के बाद प्रयोग प्लूरल नाउन से मतलब 50 किलोमीटर्स से सर्टेन यूनिट्स का बोध होता है, तो देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए, देयर इज 10 रुपीज टू पे। अब 10 रुपीज क्या है, एक मात्रा है किसकी, यानी अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट है, सर्टेन अमाउंट है, तो ये सर्टेन अमाउंट है और ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन के तौर पर यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का, हमने इसलिए इसका प्रयोग किया है। और देयर क्या है यहाँ पर, देयर यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग किया गया। देयर इज 10 रुपीज टू पे, यानी कि 10 रुपए पे करने हैं, 10 रुपए का भुगतान करना है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं नोट में, देयर के बाद पेयर वर्ड्स का प्रयोग हो, यानी देयर का प्रयोग हो एज ए सब्जेक्ट और उसके बाद पेयर वर्ड्स मतलब युग्म शब्द, दो शब्दों से मिलकर बना एक शब्द अगर उनका प्रयोग हो, और पेयर वर्ड्स एक ही वस्तु का बोध कराता हो। पेयर वर्ड्स क्या करता हो, एक ही वस्तु का, मतलब दो शब्द दिखने में नजर आते हो लेकिन उनका अर्थ सिंगल ही हो, तो यूज सिंगुलर वर्ब विद देयर, यानी उनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ओके गाइस, विद देम हमने वहां पे क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जांपल देखिए, देयर इज राइस एंड करी फॉर डिनर। अब यहाँ पर एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर आया है, तो राइस एंड करी दो शब्द नजर आ रहे हैं हमें, क्योंकि एंड का प्रयोग हम कंजंक्शन के तौर पर करते हैं और दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और वो नाउन भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ राइस एंड करी असल में पेयर वर्ड्स है जो कि क्या है, सिंगुलर काउंट किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, सिंगुलर काउंट्स किए जाएंगे। ये भी चैप्टर हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया है, ऐसे शब्दों के साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा ये भी हमने पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर उस वीडियो को देख लें, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि अगर पेयर वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं किसी भी वाक्य में, तो हम उनके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देयर इज राइस एंड
करी फॉर डिनर। अब राइस एंड करी दिखने में दो सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर इन्हें एक ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा पेयर वर्ड्स है जिनका एक ही अर्थ होता है, मतलब उससे एक ही चीज का बोध होता है, एक अर्थ देते हैं। मतलब ये खाना है, डिश है, उसके लिए। तो देयर इज राइस एंड करी फॉर डिनर, यानी कि रात के खाने में दाल चावल है। रात के खाने में क्या है? दाल चावल हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल, देयर इज ब्रेड एंड बटर ब्रेकफास्ट, इन ब्रेकफास्ट या फॉर ब्रेकफास्ट। देयर इज ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, के नाश्ते के लिए क्या है? ब्रेड एंड बटर है। तो ये जो शब्द है ना, इसे भी इंग्लिश में पेयर वर्ड्स के तौर पर प्रयोग किया जाता है और इसे सिंगुलर ही काउंट किया जाता है। इसलिए हम देखते हैं दोनों एग्जाम्पल में इसका प्रयोग किया गया है, जबकि हम जिस नाउन का प्रयोग कर रहे हैं उसमें दो शब्द अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये पेयर वर्ड्स है इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। अगला रूल देखते हैं हम, रूल नंबर 33, इट इज यूज्ड एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे यानी वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के तौर पर इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट्स रेनिंग, इट्स वेरी फेमस सेंटेंस। जब भी टेंस पढ़ाते हैं तो इट का सबसे पहला एग्जांपल आई थिंक यही होता है। इट इज यूज्ड एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमने देर का पढ़ा है। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा के लिए याद रख लें कि इट के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का। अब यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट क्या है? देर के मुकाबले में इट के बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है। देर में क्या होता है कि देर के बाद नाउन या प्रोनाउन का वर्ब प्रयोग होगा और उसी के मुताबिक हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसी के नंबर और पर्सन के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर इट के साथ ऐसा नहीं है। इट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का, चाहे बाद में कुछ भी आए। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज आई हु एम टीचिंग यू, यानी ये मैं हूँ जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। इट इज वी हु आर हेल्पिंग यू, ये जो हम हैं जो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, ये हम हैं जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इट इज, ये क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग इसके साथ किया गया है, ना कि आई और वी के मुताबिक, क्योंकि आई के साथ तो एम आता है और वी के मुताबिक आर आना चाहिए, लेकिन इट के हिसाब से हमने इसका प्रयोग किया है। ओके, और उसके बाद हमने हु जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है उसका प्रयोग किया है। उसके बाद एम टीचिंग यू, इट्स आई हु एम टीचिंग यू, ये मैं हूँ जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। इट्स वी हु आर हेल्पिंग यू, ये हम हैं जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर कुछ जरूरी बातें हैं हु के बारे में जो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए आप, हु के बाद एम का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर आर का। तो इसका क्या मैटर है? इसको किस तरीके से समझेंगे? हम इसको समझेंगे नोट के द्वारा। एग्जाम्पल देखिए, इट्स आई हु एम टीचिंग यू। एग्जाम्पल, इट्स वी हु आर हेल्पिंग यू। हु रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, ये याद रखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जब लेक्चर होंगे तो उसमें हम इन चीजों को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। हु के बाद वर्ब का प्रयोग हु से पहले नाउन और प्रोनाउन के पर्सन एंड नंबर के मुताबिक होता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, रूल है, आपको याद रखना है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये रूल ही है, आपको हमेशा के लिए याद रखनी है कि हु के बाद वर्ब का प्रयोग हु से पहले। अब हु से पहले कौन सा है? आई है, वी है, तो नाउन और प्रोनाउन के पर्सन एंड नंबर के मुताबिक होता है। आई के साथ क्या आता है? एम का प्रयोग होता है, यहाँ पे कर लिया। वी के साथ क्या आता है? आर का प्रयोग होता है, यहाँ पे कर लिया। अगर इट इज ही होता तो हम इसका प्रयोग करते। इट इज ही हु इज टीचिंग यू। अगर यहाँ पर यू होता, इट इज यू हु आर हेल्पिंग मी, यानी ये तुम हो जो मेरी मदद कर रहे हो। तो यहाँ पर भी हम आर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यू के साथ हम आर का ही प्रयोग करते हैं। ये नोट है जो आपको याद रखना है कि इस तरीके से जब सेंटेंस आए रिलेटिव प्रोनाउन, तो हम हु के बाद जो हु से पहले जो नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होगा उसी के मुताबिक हम हु के बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगली स्लाइड देखिए, रूल नंबर 34, नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन मतलब नाउन और बारी बारी, मतलब एक के बाद एक हम बोल सकते हैं कि एक के बाद एक अगर नाउन आए तो किस तरीके से उनका प्रयोग होगा और किस तरीके से वर्ब उनके साथ प्रयोग की जाएगी। सवाल यह है, फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर दो नाउन आ रहे हैं और इस तरीके से आ रहे हैं कि दोनों नाउन एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन अलग अलग शब्दों के साथ उनका प्रयोग किया गया है एक ही वाक्य में एज अ सब्जेक्ट,
फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन के नंबर पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से ये बात समझ में आ जाएगी। सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वॉज पुअर। अब यहाँ पे देखिए जो सुदामा है वो फ्रेंड ऑफ कृष्णा है, इसीलिए हमने वॉज पुअर का प्रयोग किया है, क्योंकि सुदामा क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिया है। सुदामा क्या है, सिंगुलर नाउन, और ये वॉज क्या है, सिंगुलर वर्ब जो कि पास्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग की जाती है, इसलिए हमने प्रयोग कर दिया। आप यहाँ पे देखिए सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं है, दो पर्सनालिटीज नहीं है, यहाँ पर बहुवचन प्लूरल सेंस नहीं आता है, बल्कि जो सुदामा है वही फ्रेंड ऑफ कृष्णा है और जो फ्रेंड ऑफ कृष्णा है वही सुदामा है। तो यहाँ पर ऊपर क्या बात कही गई थी, जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट क्या है, नाउन है, तो उसी के मुताबिक हमने क्या करना है, वर्ब का प्रयोग करना है। तो हमने सुदामा जो कि क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने वॉज का प्रयोग कर दिया सिंगुलर वर्ब का। सेकंड एग्जांपल देखिए, यू माय स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। अब यू के साथ हम जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट में आर का प्रयोग होता है। अब माय स्टूडेंट हो सकता है यहाँ पे सिंगुलर ही हो, एक ही छात्र हो, लेकिन यू के साथ प्रयोग ही आर का होता है, तो हमने यहाँ पर आर का प्रयोग कर दिया है। यू जो है वो माय स्टूडेंट है और जो माय स्टूडेंट है वो यू है, इसलिए दोनों सब्जेक्ट आए हैं, दोनों में से जो पहला वाला है उसी के मुताबिक हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज माय स्टूडेंट के हिसाब से हमें इज लगाना पड़ता, क्योंकि माय स्टूडेंट में सिंगुलर नाउन फीलिंग आ रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स होता तब वहां पर प्लूरल नाउन मालूम होता, लेकिन यू के मुताबिक हमें लगाना है क्योंकि ये फर्स्ट है। फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग करना होता है, तो हमने कर दिया यू माय स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, तुम मेरे छात्र इंटेलिजेंट हो, मतलब बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो। थर्ड एग्जांपल देखिए, रजी माय यंगर ब्रदर वाज वेरी लेजी। अब रजी जो है वो मेरा यंगर ब्रदर है और लेजी है, वाज लेजी। तो यहाँ पर जो रजी है वो यंगर ब्रदर है और जो यंगर ब्रदर है वही रजी है, दोनों एक ही पर्सन के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो आपको जो फर्स्ट है उसके मुताबिक वर्ब लगानी है। तो रजी क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो आपने लगा दी वॉज और ये आपका हो गया सेंटेंस सही। अगर आप यहाँ पे रजी माय यंगर ब्रदर वर वेरी लेजी, तो आपका वाक्य ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने जो स्ट्रक्चर बनाया उसके मुताबिक रजी अलग है और माय यंगर ब्रदर अलग है। लेकिन हमें जानना है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आई मिस्टर ठाकुर एम नॉट डिसऑनेस्ट। मैं मिस्टर ठाकुर, अब जो मिस्टर ठाकुर है वही आई है और जो आई है वही मिस्टर ठाकुर है। तो मिस्टर ठाकुर कहते हैं कि एम नॉट डिसऑनेस्ट, मतलब मैं बेईमान नहीं हूँ। अब हमने एम का प्रयोग किया है, आपको मालूम है मिस्टर ठाकुर के साथ कभी भी एम नहीं आएगा, क्योंकि फिक्स है। पूरे टेंस में हम जानते हैं कि एम ओनली यूज्ड विद आई, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज सिंगुलर नाउन के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ आर का। लेकिन मिस्टर ठाकुर अगर हो उसके हिसाब से अगर हमें वर्ब का प्रयोग करना हो तो इसका होगा, लेकिन यहाँ पर पहला फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन क्या है, आई है, तो हम आई के हिसाब से एम का प्रयोग करते हैं। तो आई मिस्टर ठाकुर एम नॉट डिसऑनेस्ट, मैं मिस्टर ठाकुर बेईमान नहीं हूं। अब ओके, आपको स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा नोट में इस बात को समझ लेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, नाउन इन अपोजिशन। स्ट्रक्चर देखिए कि पहला जो सब्जेक्ट आया है वाक्य का, उसके बाद कॉमा है, द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, इसके बाद भी कॉमा है, उसके बाद वर्ब है और उसके बाद बाकी का सेंटेंस है। तो ये वाला स्ट्रक्चर न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग किया जाता है और खूब प्रयोग किया जाता है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर मालूम होगा तो आप इसको बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और ट्रांसलेट करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। वरना आप अलग अलग डबल मीनिंग ले लेंगे कि जो सुदामा है वो डिफरेंट है और कृष्णा का दोस्त है वो अलग है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नाउन इन अ पोजीशन is used in newspaper a lot, बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है न्यूज़पेपर में, तो ये स्ट्रक्चर मालूम होना जरूरी है। यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है नाउन इन अपोजिशन की, उसको समझ लेते हैं। जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी नाउन और नाउन फ्रेज के पहले प्रयोग होकर उस नाउन और नाउन फ्रेज के पोजीशन को एक्सप्लेन करता है तो वह नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। सिंपल बात है, अगर इस ग्रामर की भाषा को आसान भाषा में समझा जाए तो कि यहाँ पे देखो सुदामा एक नाउन है, द फ्रेंड ऑफ कृष्णा ये नाउन फ्रेज है। अब ये नाउन जो फ्रेज है के पहले प्रयोग होकर उस नाउन और नाउन फ्रेज के पोजीशन को, नाउन या नाउन फ्रेज के पोजीशन को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है।
तो द फ्रेंड ऑफ कृष्णा कौन है? सुदामा है। ये बताने वाला शब्द कौन सा है? सुदामा है। मतलब जो फर्स्ट नाउन होता है वो सेकंड जो नाउन या नाउन फ्रेज होता है उसको एक्सप्लेन करता है। तो इस तरीके से नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए यू माय स्टूडेंट है, क्या है? माय स्टूडेंट यू, तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है रजी। माय यंगर ब्रदर को एक्सप्लेन कौन कर रहा है? ये नाउन फ्रेज है रजी। मिस्टर ठाकुर को एक्सप्लेन कौन कर रहा है? आई, जो कि मैं खुद हूं। ओके गाइस, इस तरीके से नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। दोबारा से इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। जब कोई नाउन और प्रोनाउन, जब कोई नाउन या प्रोनाउन हो गया, सुदामा नाउन हो गया, यू एंड आई प्रोनाउन हो गए, किसी नाउन और नाउन फ्रेज, अब नाउन या नाउन फ्रेज यहाँ पे देखिए मिस्टर ठाकुर नाउन है और नाउन फ्रेज बाकी सब है। माय यंगर ब्रदर, माय स्टूडेंट, द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, ये क्या है? नाउन फ्रेज के पहले प्रयोग होकर उस नाउन और नाउन फ्रेज के पोजीशन को, उसके बारे में को एक्सप्लेन करता है, तो वह नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और बहुत सारों के लिए ये कॉन्सेप्ट नया भी होगा, लेकिन नया कुछ भी नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप अगर एक दो बार देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। लास्ट रूल देखते हैं आज का हम, सिंगल इन्फिनेटिव। सिंगल इन्फिनेटिव क्या होता है? 2 + V1, 2 + V1, मतलब 2 प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वही सिंगल इन्फिनेटिव कहलाता है। सिंगल जिरंड, मेन वर्ब मतलब V1 + ing फॉर्म जिसे हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं वही जिरंड कहलाता है। सिंगल क्लाउज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर एक क्लाउज के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बात क्या की गई है कि यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी भी वाक्य के यानी सब्जेक्ट के तौर पर अगर इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाए, मतलब ये तो पहला हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, इन तीनों में से किसी एक का भी प्रयोग हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर करेंगे तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ओके, एग्जांपल देखिए, टू स्विम। ओके, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी तैराकी एक अच्छी क्या है? एक्सरसाइज है। तो टू स्विम यहाँ पर 2 + V1, 2 + V1 क्या हो गया? हमारा सिंगल इन्फिनेटिव हो गया। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी स्विमिंग ing फॉर्म है, नाउन के तौर पर प्रयोग हुई है, और यहाँ पर टू स्विम है वो भी नाउन के तौर पर प्रयोग हुई है एज अ सब्जेक्ट। तो देखिए स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो ing फॉर्म है, V4 है, इज अ गुड एक्सरसाइज, हमने इसका प्रयोग यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी इसका प्रयोग किया। Where he goes is not known to me, यानी वो कहा जाता है मुझे नहीं पता, वो कहा जाता है मुझे नहीं पता। अब ये देखिए सिंगल क्लाउज क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये वाला जो स्ट्रक्चर बनता है इसे ही हम क्लाउज बोलते हैं। Where he goes ये हो गया हमारा एक क्लाउज। अब इसके बारे में, इसके साथ ये सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ प्रयोग हुआ है, हमें वर्ब का प्रयोग करना है, तो हम आर का नहीं बल्कि इसका प्रयोग करेंगे जो कि सिंगुलर वर्ब है। ओके, वो कहा जाता है मुझे नहीं पता। तो हमारे तीनों कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गए होंगे। सिंगल इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले टू जब लगा होता है तो उसे हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, और जब वर्ब नाउन के तौर पर प्रयोग की जाती है और ing फॉर्म होती है, कौन सी? ing फॉर्म होके नाउन के तौर पर प्रयोग की जाती है तो उसे हम जिरंड बोलते हैं। सिंगल क्लाउज मतलब कोई भी क्लाउज होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आए, लेकिन जैसे यहाँ पर ही गोज वेयर, असल में स्ट्रक्चर क्या है? ही गोज वेयर, वह कहा जाता है मुझे नहीं पता, तो यहाँ पर ये वाला एक पूरा क्लाउज है, इसके साथ हमने इसका प्रयोग किया है। ओके, अगर डबल इन्फिनेटिव और डबल जिरंड और डबल क्लाउज होंगे तो क्या होगा? ओके, डबल इन्फिनेटिव कनेक्टेड विद एंड, डबल जिरंड कनेक्टेड विद एंड, डबल क्लाउज कनेक्टेड विद एंड। अगर इनमें से कोई एक भी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो तो क्या करेंगे? हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंपल है, एग्जांपल से हम आसानी से समझेंगे। टू रन दौड़ना, एंड और टू स्विम तैरना आर गुड एक्सरसाइजेज, मतलब अच्छी यानी क्या है? एक्सरसाइजेज हैं, क्या? दौड़ना और तैरना। अब देखिए टू रन यहाँ पे एक इन्फिनेटिव और टू स्विम सेकंड इन्फिनेटिव, तो दो इन्फिनेटिव जब एक वाक्य के सब्जेक्ट बनते हैं तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो कि हमने आर का किया है, जो कि प्लूरल वर्ब है। सेकंड एग्जांपल देखिए, रनिंग एंड स्विमिंग, यानी दौड़ना और तैरना आर गुड एक्सरसाइजेज। तो रनिंग यहाँ पर फर्स्ट क्या है? जिरंड है, और स्विमिंग क्या है?
सेकंड जिरंड है, जो कि एक ही वाक्य के दोनों सब्जेक्ट हैं और कनेक्टेड विद एंड, जो कि एक कंजंक्शन के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पर आर का प्रयोग किया है। आर का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि डबल हो गए, तो डबल जिरंड के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक्सरसाइजेस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमने आर का प्रयोग यहाँ किया है, सिंगुलर का नहीं बल्कि आर का प्रयोग किया है। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू आर क्लियर। ये एक फर्स्ट क्लॉज हो गया, व्हाट वी से यानी कि जो हम कहते हैं, एंड व्हाट वी डू और जो हम करते हैं आर क्लियर क्या है? स्पष्ट है। तो यहाँ दो क्लाउज प्रयोग किए गए हैं एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और दोनों को जोड़ा गया है एंड से, और इसके बाद आर का प्रयोग किया गया है जो कि प्लूरल वर्ब है। ओके, जो हम कहते हैं और जो हम करते हैं स्पष्ट है। आई होप कि आपको आज का जो पूरा सेशन है समझ में आया होगा। कुछ रूल्स होंगे वो आपके लिए नए होंगे, अगर नए हैं तो आप उनको 2-3 बार देखिए। आई थिंक वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आपके लिए नए हैं, और जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको आप रिवाइज के तौर पर पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।